राम राम साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स ठिकाना पे। इस नए चैप्टर मोशन इन 1D के अंदर हम ऑलरेडी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टॉपिक को कवर कर चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्पीड और वेलोसिटी पर बात करेंगे। तो आपने 10th क्लास तक में स्पीड के बारे में पढ़ा हुआ है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 11th क्लास के अंदर स्पीड और वेलोसिटी दो कुछ कुछ सेम टाइप की चीज होती है। एक एक करके दोनों के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्पीड के साथ। बच्चों, स्पीड क्या होता है? आपने अभी तक क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है स्पीड के लिए कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। बच्चों, ये एक जनरल फॉर्मूला है। एक्चुअल में केवल स्पीड आपसे कोई नहीं पूछेगा। आपसे या तो एवरेज स्पीड पूछा जाएगा या इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछा जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज अ जनरल फॉर्मूला है। और एक्चुअल में स्पीड है ना, दो टाइप के होते हैं। एक हो गया एवरेज स्पीड और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो या तो आपसे एवरेज पूछा जाएगा या आपसे इंस्टेंटेनियस पूछा जाएगा। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड, यहां से स्टार्ट करते हैं। और स्पीड को डिफाइन करने के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं दैट इज v। ओके, सो एवरेज स्पीड के लिए अगर हम बात करें, यह हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी 10th क्लास तक में पढ़ा हुआ है और काफी बार अप्लाई भी किया होगा। हम फिर से 11th क्लास के अंदर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, काफी सारे सवाल करेंगे। तो साथ ही साथ इंस्टेंटेनियस स्पीड होता क्या है इसका फॉर्मूला देखेंगे और बाद में डिटेल में इसको डिस्क्राइब करेंगे। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड को कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, जो कि छोटा सा डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय छोटा सा टाइम पीरियड होता है। तो इस वाले इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम थोड़ी देर बाद डिटेल में समझेंगे। हम स्टार्ट करते हैं एवरेज स्पीड के साथ। तो बच्चों, सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, एक पुराना एग्जांपल लेते हैं जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमने यूज किया था। एक कोई ऑब्जेक्ट 4 मीटर चलता है ए से बी तक और बी से सी तक चलता है 3 मीटर। ए से बी तक आने में टाइम लगता है 2 सेकेंड और बी से सी तक में टाइम लगता है 1 सेकेंड। अगर आपसे पूछा जाए कि ए से सी तक के लिए एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, ए से सी तक के लिए, तो हम क्या करेंगे? हम फॉर्मूले को ऑब्जर्व करेंगे। क्या कहता है फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ए से सी तक का टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया है? ए से बी तक 4, बी से सी तक 3, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 + 3 7 और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 2 सेकंड + 1 सेकंड 3 सेकंड, यानी 7 मीटर अपॉन 3 सेकंड, 7/3 मीटर पर सेकंड। ये आपकी एवरेज स्पीड हो जाती है। अब आपने जो 10th क्लास तक में पढ़ा है बच्चों, वो एवरेज स्पीड के ही बारे में पढ़ा है। आपने इंस्टेंटेनियस स्पीड 10th तक में नहीं पढ़ा है। तो हम केवल स्पीड वर्ड यूज किया करते थे। वो क्या होता था? वो एवरेज स्पीड हुआ करता था। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी यूनिट कितनी हो गई? जैसा अभी हमने देखा, इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड। और बाद में जाकर के हम देखेंगे इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, m एंड t-1, सॉरी LT-1। मीटर के लिए लेंथ और सेकंड के लिए टाइम, टाइम ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड होगा पर इसके पास डायरेक्शन नहीं होती है। इसके लिए डायरेक्शन हम डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम इस पे बेस्ड कुछ सवाल करते हैं और इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए एक छोटा सा सवाल। अगर एक नंबर लाइन सिस्टम पे 0 1 2 3 4 5 ये एक नंबर लाइन सिस्टम है। इस नंबर लाइन सिस्टम के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है जो कि 2 लोकेशन से चल करके 4 लोकेशन तक गया और 4 वाली लोकेशन से चल करके 0 वाली लोकेशन तक चला गया। हर 1 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने में उसे फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड का टाइम लगता है। फॉर 1 मीटर
इट टेक 1 सेकेंड। ठीक है, ये सवाल ही है। तो आपको बताना है कि ए से बी, बी से सी, यानी ए से सी तक का एवरेज स्पीड कितनी है। सो ए से सी तक के लिए आपको एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू सी। ठीक है, अगेन हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो ए से बी तक जाने में 1 और 1 2, बी से सी तक जाने में कंटिन्यू करो उस 2 वाले नंबर को और आगे बढ़ाते जाओ, 2 के बाद 3 4 5 और 6 मीटर। कितना चल चुका है ये ऑब्जेक्ट, 6 मीटर। यहां पर डिस्टेंस का यूज हो रहा है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता है, वो हमेशा इंक्रीज होता जाता है, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सीखा हुआ है। तो यहां पर टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 मीटर। और टाइम कितना लग रहा है, देखो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड और 6 सेकेंड, 6 सेकेंड, 6 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। आई होप क्लियर है। यहां पर मुझे मेन चीज आपको यह बतानी है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा, जैसे जैसे आप चलते जाओगे डिस्टेंस हमेशा ऐड होता चला जाएगा, इररेस्पेक्टिव कि आप लेफ्ट साइड जा रहे हो या राइट साइड जा रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, डिस्टेंस विल ऐड ऑन। ओके, पॉज करो, लिखो यहां तक। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी कुछ कुछ स्पीड के जैसा होता है बट नॉट एग्जैक्टली स्पीड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। यह होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे ही वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगेन सेम थिंग, वेलोसिटी कुछ नहीं होता है, या तो सवाल पूछेगा कि एवरेज वेलोसिटी क्या है या पूछेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। यानी अगेन वेलोसिटी को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देखते हैं क्या हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी को लिखने का भी तरीका सेम रहता है, जो स्पीड को लिखते हैं सेम तरीका। ठीक है, अब ये डिफरेंशिएट कैसे करते हैं बच्चों, वो तो सवाल खुद पूछेगा ना कि एवरेज स्पीड चाहिए या वेलोसिटी चाहिए, ये तो सिर्फ लिखने का तरीका है। तो दोनों को लिखने का तरीका v ही रहता है। अब यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हमेशा एवरेज के लिए टोटल यूज किया जाता है और इंस्टेंटेनियस के लिए छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा सा टाइम यूज किया जाता है। अगेन इंस्टेंटेनियस वाला पूरा पार्ट मैं आपको आफ्टर एवरेज वेलोसिटी एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी को हम समझते हैं क्या होता है। अभी फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल, कि अगर एक ऑब्जेक्ट को पहले 4 मीटर चलाया और फिर वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 3 मीटर चल चुका है। 4 मीटर के लिए अगेन सेम टाइम मान लेते हैं 2 सेकेंड और 3 मीटर के लिए 1 सेकेंड का टाइम सेम मान लेते हैं, सेम एग्जांपल। तो यहां पर आपसे अगर ये पूछा जाता है कि ए से बी से सी ऑब्जेक्ट चला और आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू सी, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला देखते हैं। ए से सी तक के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ए से सी तक को डायरेक्ट लाइन ज्वाइन करो, कितना आ जाएगा बच्चों, 5 मीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 3 4 5 स्पेशल ट्राइंगल। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 5 मीटर। और टाइम बच्चों, टाइम क्या यूज किया जाएगा, टाइम एक्चुअल वाला ही यूज किया जाएगा। टाइम का कोई ऐसे परपेंडिकुलर कंपोनेंट थोड़ी लिया जा सकता है, टाइम वही रहता है। तो टाइम टोटल कितना रहेगा, 2 + 1 3 सेकेंड, पूरे रास्ते भर में जो टाइम लगा है। तो 5/3 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें जो नोट करने वाली है, पहला यूनिट कितनी हो जाएगी इसकी, यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड।
ये वही यूनिट है जो स्पीड की यूनिट थी, यानी स्पीड और वेलोसिटी आपस में भाई भाई होते हैं या सिस्टर सिस्टर होते हैं, जैसे जैसे आपको समझना है। ठीक है, तो दोनों की यूनिट सेम होती है, पर यहां पर डिफरेंस क्या है, यहां पर मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, पर साथ साथ इसका डायरेक्शन भी होता है। हम इसे डायरेक्शन भी डिफाइन करा सकते हैं। और डायरेक्शन कहां पर होगी, देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर है, और वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी ही आती है। तो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही वेक्टर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। सो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ही वेलोसिटी की डायरेक्शन के बराबर होगा। यानी इस वाला एग्जांपल में डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ए से सी, दिस इज दी वेलोसिटी की डायरेक्शन। सो 5/3 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए टू सी। क्लियर है? चलो, सो लास्ट वाला जो एग्जांपल था उसी के जैसा एक एग्जांपल देखते हैं। नंबर लाइन सिस्टम के ऊपर 0 1 2 3 4 5 6 कुछ नेगेटिव वैल्यूज ले लेते हैं, -1 -2। ठीक है, ऑब्जेक्ट चला है मान लो 4 से 5 और 5 से सेम लाइन के ऊपर पीछे की तरफ जा रहा है। मैं नीचे रिप्रेजेंट करूंगा ताकि हौच पौच ना हो जाए। 5 से फिर वो चल गया 0 पे या -1 पे। ठीक है, ये ए लोकेशन, ये बी लोकेशन, ये सी लोकेशन। अब अगेन आपसे पूछा जाएगा कि एवरेज वेलोसिटी कितना होगा ए से सी तक। क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बच्चों इनिशियल से फाइनल तक को डायरेक्ट ज्वाइन करके जो डिस्टेंस आती है उसे ही डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो आपको यह नहीं देखना होता कि ये किस रास्ते से चल करके फाइनल लोकेशन पर गया ना, हमें डायरेक्ट डिस्टेंस देखनी है। तो ए से -1, ए से सी तक डायरेक्ट डिस्टेंस देखो कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5, कितना हो गया 5। अब इसे मैं +5 लिखूं या -5 लिखूं, देखो नेगेटिव वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं ना हम, तो इसे लिखा जाएगा -5 मीटर। और टाइम वही पुराना वाला केस, हर 1 मीटर के लिए टाइम हम 1 सेकंड मानेंगे। तो टाइम के लिए आपको ऐसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखो 1 सेकंड, फिर वापस रिटर्न आएगा तो 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो कितना हो जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी, -5/7 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? आई होप क्लियर है। सो दिस इज वेरी बेसिक है ना, आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। यहां तक नोट करो, और बहुत सारे डिफरेंसेस अभी हम देखेंगे। इसके बाद आप कुछ पॉइंट्स लिखिए नोट करके, एक एक पॉइंट को मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले समझ लो, उसके बाद लास्ट में लिखना। पहला, एवरेज हम कहां पर यूज करते हैं, जब आपको किसी बड़ी जर्नी की बात करनी है, बड़े जर्नी पर अगर आपको वेलोसिटी निकालना है या स्पीड निकालनी है तो हम एवरेज निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस यूज होता है बहुत छोटे से टाइम पीरियड के लिए, बहुत छोटे से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए, है ना, उसको अभी हम डिटेल में आगे कवर अप करेंगे। तो फिलहाल के लिए पॉइंट लिख लो। अगला पॉइंट, अगर आप स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हो, एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है और डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, ना ही अपने इनिशियल डायरेक्शन में टर्न करेगा और ना ही किसी दूसरी डायरेक्शन में टर्न करेगा, सीधा चलता रहेगा बिना डायरेक्शन को चेंज किए, ऐसी सिचुएशन में ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, है ना, और टाइम तो वही रहेगा ए से बी तक जाने का। तो इन दोनों को अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्शन अगर चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल इसी में डायरेक्शन चेंज करके ऑब्जेक्ट वापस पीछे आता है, तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतना रह जाएगा और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां से बी और बी से वापस सी, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएंगे, तो स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी अलग अलग हो जाएगा।
सो विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट भी देखो। इसमें क्या होगा, अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम 0 1 2 3 4 5 एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, मान लो 0 से लगा करके 1 2 3 4 5 स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है। सो कुछ लोकेशंस को हम डिफाइन कर देते हैं, ए, यहां पर बी, यहां पर सी, यहां पर डी। ए पर जब उसने स्टार्ट किया था मोशन तब टाइम 0 था, बी पर टाइम 2 सेकंड हो चुका था, सी पर टाइम 3 सेकंड हो चुका था और डी पर टाइम 4 सेकंड हो चुका था। ये इर्रेगुलर तरीके से चल रहा है, हमने अलग अलग पॉइंट पर इनके टाइम को नोट किया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इस तरीके से आगे की तरफ चल रहा है। अब अगर मुझे ए से सी तक का डिस्टेंस चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा, 4 माइनस 0। कैसे निकालूंगा, 4 माइनस 0, यानी फाइनल लोकेशन जिसे हम x2 बोल सकते हैं माइनस इनिशियल लोकेशन जिसे हम x1 बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, C से D तक के लिए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हो। बेटर वर्ड होगा डिस्प्लेसमेंट, है ना। बेटर वर्ड क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे C से D तक के लिए, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर तो आपको दिख रहा है 1 मीटर होगा, बट इसको लिखने का तरीका क्या होता है, फाइनल लोकेशन माइनस इनिशियल लोकेशन, 5 माइनस 4 x2 माइनस x1। इसी तरीके से C से D तक में टाइम कितना हो रहा है, टाइम आपको पता है 1 सेकेंड, हर 1 मीटर में वही पुराना वाला केस 1 सेकंड का टाइम हम मान करके चलेंगे। तो C से D तक में टाइम कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड। कैसे निकालें, यहां पर 4 सेकेंड माइनस 3 सेकेंड, टाइम फ्रॉम C टू D कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3, यानी कि T2 माइनस T1। ठीक है, यहां तक नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में समझते हैं। इसके बाद हम समझते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड से। क्या होता है बच्चों, देखो, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक गाड़ी है जो कि किसी पर्टिकुलर रास्ते पर चल रही है, वो रास्ता कैसा भी हो सकता है, हौच पौच, जैसे आप स्कूटी लेकर के जा रहे हैं, बाइक लेकर के जा रहे हैं, कार लेकर के जा रहे हैं, तो किसी ना किसी पर्टिकुलर समय पर आप स्पीडोमीटर पे देखते हो, स्पीडोमीटर पे कोई ना कोई स्पीड लिखी आती है, 30 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। आपने जब उस स्पीडोमीटर की तरफ देखा तो उस छोटे से टाइम पीरियड के अंदर स्पीड कितनी थी, 50 मीटर पर सेकेंड या 50 किलोमीटर पर आवर, वट एवर। सो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या स्पीड है, उस इंस्टेंट की स्पीड को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी इंस्टेंट की स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है। बताओ, ये पॉइंट क्लियर है क्या। अब बात सोचने की है कि वो स्पीडोमीटर जो है वो किस तरीके से रीड करता है, कि 50 की स्पीड है, 60 की है, 70 की है, 10 की है, 5 की है, कैसे रीड करता है स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर का फंक्शन मैं आपको बताता हूं, बेसिक फंक्शन, किस किस फिनोमेना पे वो वर्क करता है। तो जैसे यहां पर देखो, ये पूरा एक टेढ़ा मेढ़ा सा रास्ता है जो आप चल करके जा रहे हो। स्पीडोमीटर क्या करता है ना, इस पर्टिकुलर लोकेशन पर, ये एक पॉइंट मानते हैं P, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या स्पीड है, इस पर्टिकुलर लोकेशन पर क्या स्पीड है। स्पीडोमीटर इसके आसपास की बड़ी छोटी सी लोकेशन को रीड आउट करता है ना। बहुत छोटा सा डिस्टेंस को काउंट करेगा, ये बहुत 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 छोटा डिस्टेंस है, और बहुत छोटे डिस्टेंस को हम कैसे लिखते हैं, dx के बराबर लिखते हैं। छोटा सा डिस्टेंस यानी dx, छोटा सा चेंज, है ना, चेंज इन पोजीशन दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा। तो कैसे लिखा जाएगा, dx। और इसे ट्रेवल करने में जो छोटा सा टाइम पीरियड लग रहा है, वो छोटा सा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, dt के बराबर। टाइम पीरियड छोटा है ना, तो छोटे के लिए हम क्या यूज करते हैं, हमेशा d, और टाइम के लिए t। बताओ, यहां तक क्लियर है क्या।
अब इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब हो जाएगा छोटा सा डिस्टेंस अपॉन छोटा सा टाइम पीरियड। यानी किसी पॉइंट की स्पीड नहीं होती है, ये सिर्फ रफली बोलने का तरीका है कि इस पॉइंट पर स्पीड है 5, इस लोकेशन पर स्पीड है 10, 15, 20। उसका एग्जैक्टली मीनिंग होता है कि उस पॉइंट के आसपास का जो छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है डिवाइडेड बाय वो छोटा सा टाइम पीरियड जिसमें वो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, dx अपॉन dt। इसे कहा जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसे कहा जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, दैट इज dx अपॉन dt। बताओ ये मिथ क्लियर हो गया कि किसी पॉइंट पे स्पीड नहीं होती। बच्चों स्पीड के लिए हमेशा कोई डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। एक पॉइंट पे कोई डिस्टेंस कैसे ट्रेवल हो सकता है, ये रफली बोला जाता है और हम आगे भी बोलेंगे कि इस पॉइंट की स्पीड इतनी है, जिसका मतलब होगा कि उस पॉइंट के आसपास का छोटा सा डिस्टेंस, बहुत छोटा सा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय बहुत छोटा सा टाइम पीरियड। ठीक है। सिमिलरली हम साथ साथ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की भी बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो जिस तरीके से इंस्टेंटेनियस स्पीड को हमने डिफाइन किया है, तो कोई भी रैंडम सा रास्ता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, पी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे डिफाइन किया जाएगा, इसके आसपास का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया जाएगा dx, और उसे कवर करने में जो टाइम लगेगा dt, तो dx अपॉन dt ये क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये क्या था, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देखो, मैंने दोनों साथ साथ लिखे हुए हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर हम बहुत बड़े बड़े रास्ते की बात करें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली अलग अलग होते ही हैं, हमने सॉल्व किया हुए सवाल किए हैं। पर जब बात आती है इंस्टेंटेनियस की, तो छोटा सा डिस्टेंस और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। ध्यान से देखो, इस पॉइंट के आसपास अगर आप छोटा सा डिस्टेंस कट करोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही दिखाई देगा आपको। यहां पर अगर आप एक छोटा सा डिस्टेंस कट करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन ही दिखाई देगा आपको, और स्ट्रेट लाइन पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, बराबर। यानी कि इंस्टेंटेनियस वाली क्वांटिटी के अंदर dx, जो कि यहां पर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहां पर डिस्प्लेसमेंट को, ये दोनों क्वांटिटी कैसी है, बराबर। और समय इस छोटे से टाइम पीरियड में बराबर ही लगने वाला है, यानी कि ये दोनों क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कैसा हो जाएगा, सेम। सो magnitude of instantaneous speed is equal to magnitude of instantaneous velocity. Very important point. ठीक है, यहां तक नोट करो और ये सारे कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया से समझते चलो। इन केस अगर आपको लगता है फिर से देखना है, पॉज करो, रिवाइंड करो, फिर से प्ले करो। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, नोट करके रख सकते हैं आप। देखो यहां पर इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों का ही यूनिट कितना होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, सेम टाइप के यूनिट्स हैं। डायमेंशन भी LT-1, LT-1, दोनों में मैग्नीट्यूड होगा, ऑब्वियस सी बात है। पर स्पीड के अंदर डायरेक्शन नहीं होता है और वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन होता है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, दोनों का ही मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम। इंस्टेंटेनियस में स्पीड और वेलोसिटी हमेशा सेम होते हैं मैग्नीट्यूड वाइज। ओके, चलो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पैटर्न के नोट्स हैं, है ना। इन हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स पर नीट के अंदर स्पेशली पहले कई बार सवाल आ रखे हैं। तो देखो, ऑब्जेक्ट मूविंग विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, अगर ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है देन, अगर ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज नहीं करता है तो ऑब्जेक्ट कैसे चलेगा, स्ट्रेट लाइन पे चलेगा बिना डायरेक्शन चेंज किए। ऐसी सिचुएशन में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कैसा हो जाएगा, सेम, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर मैग्नीट्यूड वाइज। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस स्पीड तो बेटा हमेशा ही बराबर होते हैं। ये तो आप कोई भी सिचुएशन दे दी जाए ना, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा हो जाएगा, बराबर हमेशा। ठीक है, अगला पॉइंट, ऑब्जेक्ट मूविंग विद सेम या कांस्टेंट स्पीड
देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इसका एग्जांपल देखो, मैं स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल नहीं ले रहा। फॉर एग्जांपल कोई सर्कुलर टाइप का मोशन हो रहा है, तो एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है, यहां से चलता 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 गोल इस तरीके से सर्कुलर पाथ के ऊपर चल रहा है। उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड मान लो 5 मीटर पर सेकंड है। यहां पर इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। यहां पर कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। यहां पर कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। यहां पर कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। यानी पूरे रास्ते भर में इसकी स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। अगर ऐसा है तो इस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड भी 5 के ही बराबर होगी। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों बराबर हो जाएंगे, एवरेज स्पीड भी 5 के ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। देखो, अगर आप भाग रहे हो, किसी सेम स्पीड से भाग रहे हो, है ना, कंटिन्यूसली सेम स्पीड से भाग रहे हो, तो एक बड़े से रास्ते पर भी स्पीड उतनी ही होगी। चेंज कैसे होगी? चेंज तो तब होगी ना जब आप अलग अलग स्पीड से भागते, बट सेम स्पीड से भागोगे तो एवरेज स्पीड भी सेम रहेगी। ओके, ठीक है। ऑन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन विद सेम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देन सेम विल बी द एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी के साथ ऐसा नहीं होता है। स्पीड के साथ अगर आप सर्कुलर मोशन में घूम रहे हो या किसी भी टेढ़े मेढ़े रास्ते पर घूम रहे हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर सेम है तो एवरेज स्पीड उतनी ही होती है। बट वेलोसिटी के साथ ऐसा नहीं होता है। वेलोसिटी में सिर्फ और सिर्फ अगर स्ट्रेट रास्ते पर ही आप चलते हो, केवल और केवल स्ट्रेट रास्ते पर ही चलोगे, तब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी बराबर होगा। कब बराबर होगा? जब आप स्ट्रेट रास्ते पर चल रहे हो। क्योंकि बच्चों, वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन इंक्लूड होती है। जैसे ही आपने टर्न किया तो आई कैप जे कैप में काफी डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहेगा, तो ये दोनों बराबर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे सर्कुलर पाथ है ना, जैसे आपने कोई सेमी सर्कल चला, यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है मान लो 5 जे कैप, यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है? 5 माइनस 5 जे कैप। ठीक है, तो पहली बात, यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम है ही नहीं। अगर आप टर्न ले लोगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम ही नहीं है, वो तो डिफरेंट हो गया। और रही बात एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज में ये वाला डिस्टेंस काउंट किया जाएगा, है ना। तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो पाएंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन इंक्लूड होता है। सो ये कब बराबर होंगे? ओनली इन द केस व्हेन दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। ठीक है, यहां तक नोट कर लो सारे पॉइंट्स। चलिए, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बहुत सारे सवाल जवाब। 2019 के सवाल से स्टार्ट करते हैं। सवाल पढ़िए। अ पर्सन ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर सर्टेन डिस्टेंस। देखो, सवाल को ना आप डायग्राम के फॉर्मेट में ड्रॉ करते चलो। सवाल सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप डायग्राम के अंदर उसको कन्वर्ट करो। सही से डायग्राम के अंदर कन्वर्ट कर पाए तो आगे सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे पढ़ते जाओ, बनाते जाओ डायग्राम। पहले एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 स्पीड से चलता है फॉर सर्टेन डिस्टेंस x, यहां से यहां तक की डिस्टेंस x मान लेते हैं। ठीक है, एंड देन विद कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर अनदर इक्वल डिस्टेंस। अच्छा, इक्वल डिस्टेंस का मतलब एक और बराबर की दूरी, x के बराबर v2 स्पीड से ट्रेवल किया गया है। तो आपको पूरे रास्ते भर में a से c तक का एवरेज वेलोसिटी बताना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चों? एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो मुझे पता है कितना, 2x। टोटल टाइम मुझे पता है क्या? नहीं। क्या करें? केवल इस वाले पार्ट से टाइम निकाल दो। इस वाले पार्ट का टाइम कितना हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, है ना।
डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। वैसे ही ये वाले स्लॉट के लिए टाइम कितना हो जाएगा t2, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन इसकी वेलोसिटी। ठीक है, सेम डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। अब आपको पता है टोटल टाइम कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, x अपॉन v1 प्लस एक्स अपॉन v2। तो फर्दर इसे सॉल्व कर लेते हैं और आंसर निकालते हैं। 2x अपॉन v1 v2 टू x v1 x v2 प्लस x v1। यहां से 2x अपॉन v1 v2 ऊपर आ जाएगा, x कॉमन लोगे तो v1 प्लस v2, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आंसर। देखो जो वेरिएबल मैंने माना था, अच्छा यहां पर डिस्टेंस x ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, तो x के टर्म्स में आंसर नहीं आ रहा है। मान लो अगर आपको ये डिस्टेंस नहीं भी गिवन होता, वैसे इस PYQ के अंदर डिस्टेंस x दे रखी है, अगर डिस्टेंस नहीं भी दे रखी होती और सिर्फ इतना कह देते कि बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो हम उस डिस्टेंस को x मान करके फाइनली x को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है ना, यहां पर हमने x माना था, x यहां पर कैंसिल आउट हो गया। सो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। जब भी डिस्टेंस बराबर होते हैं तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, पॉज करो, सॉल्व करो, नोट करो और अगला सवाल सॉल्व करो। ठीक है, अगर नहीं होता है तो मेरे सॉल्यूशंस को देखो। अगला सवाल, अगले सवाल में आपको दो पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर किए गए हैं बराबर टाइम पीरियड के हिसाब से। पहले वेलोसिटी v1 है जिसे कवर करने में टाइम कितना लगा है, t। फिर अगला कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है, हो सकता है डिस्टेंस बराबर हो सकता है डिस्टेंस बराबर ना हो, सवाल में क्या दे रखा है, टाइम बराबर है, तो अगला वाला टाइम भी आप t के बराबर मान लो और वेलोसिटी कितना दे रखा है, v2 के बराबर। अब आपको स्टार्टिंग से एंड तक के लिए एवरेज स्पीड बतानी है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो डिस्टेंस कितना होगा दे नहीं रखा है, हम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो केवल ये वाले स्लॉट का डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, स्पीड इनटू टाइम। इसकी स्पीड कितनी है v1, टाइम कितना है t मान लेते हैं, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया v1t। वैसे ही ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा v2 इंटू टी। देखो जितने डिस्टेंस तक स्पीड सेम है उसके लिए डिस्टेंस ऐसे निकाला जा सकता है, अब पूरे के लिए नहीं निकाल सकता क्योंकि पूरे के लिए अलग अलग वेलोसिटीज है, थोड़े थोड़े टाइम के लिए, है ना। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया v1t प्लस v2t और टोटल टाइम कितना हो गया t प्लस t 2t, तो यहां पर t कॉमन ले लेंगे, v1 प्लस v2 अपॉन 2t, टाइम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा v1 प्लस v2 अपॉन 2। अगेन ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि अगर टाइम बराबर होता है और बराबर टाइम में अगर आप v1 और v2 अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे हो तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन 2। सो ये जनरल रिजल्ट है, पॉज करो, कॉपी करो, अगला सवाल सॉल्व करो, नहीं आता है मेरा सॉल्यूशन देखो। ठीक है, अगला सवाल एक सर्कुलर मोशन का है जिसमें ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती है तो सर्कुलर पाथ के ऊपर ये कांस्टेंट स्पीड v से ट्रेवल कर रहा है, v v v v। आपको क्या बताना है, एवरेज वेलोसिटी व्हेन इट कंप्लीट हाफ रिवॉल्यूशन। तो अगर आधा रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बताओ, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस हो जाएगा। हालांकि हमें रेडियस नहीं दे रखा है, मैं वेरिएबल मान लेता हूं, लास्ट में हटा दूंगा, तो r मैं अपनी तरफ से वेरिएबल मानता हूं, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2r के बराबर,
और टाइम की रही बात, तो टाइम कैसे निकाल सकते हो? देखो, आपको स्पीड v दे रखा है और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हम लिख सकते हैं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2πr का आधा, सरकमफ्रेंस का आधा कितना हो जाएगा? πr। तो डिस्टेंस कितना हो गया? πr अपॉन टाइम इज इक्वल टू v। तो टाइम कितना आ जाएगा? टाइम इज इक्वल टू πr अपॉन v। तो टाइम को यहां पर प्लेस करते हैं, πr अपॉन v ऊपर चला जाएगा, r से r कैंसल, 2v/π आंसर। देखो r जो वेरिएबल मैंने माना था वो कैंसिल हो गया, फाइनली आंसर क्या बचा? 2v/π। ठीक है। अच्छा, अभी और बहुत सारे सवाल करेंगे। आप क्या करना, पॉज करके सारे सवालों को सॉल्व करो, उसके बाद मेरे आंसर देखो, और अगर आपका आंसर आ जाता है तो फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है। तो ये 2007 वाला सवाल देखो, अ कार मूव फ्रॉम x to y विद यूनिफॉर्म स्पीड v एंड रिटर्न विद सेम स्पीड v, फाइंड एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, डायग्राम बनाओ। सबसे पहले x से y तक कोई ऑब्जेक्ट जाता है और y से फिर से रिटर्न आ जाएगा x पे। ठीक है, इधर की साइड स्पीड भी v थी, इधर की साइड स्पीड भी v थी, है ना। एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, सब कुछ v के ही बराबर है। ठीक है, तो आपको बताना है कि रिटर्न आने के बाद तक, स्टार्टिंग से एंडिंग तक एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। तो एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो एक काम करिए, एक साइड का डिस्टेंस x मान लो, जाने जाने का डिस्टेंस x मानोगे तो आने का डिस्टेंस कुछ और मान लो, x तो पॉइंट दे रखा है, तो आप एक काम करो, z डिस्टेंस कितना मान लो? z। आने का डिस्टेंस अगर z है तो जाने का भी डिस्टेंस z ही होगा ना, स्ट्रेट लाइन में सीधा x से y, y से x जा रहा है। तो एवरेज स्पीड का मतलब हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? z प्लस z, 2z। और टाइम कितना हो जाएगा? देखो, आने का टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जाने का टाइम हो जाएगा अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये डिस्टेंस फिर से z अपॉन स्पीड v, तो z अपॉन v। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? z अपॉन v प्लस z अपॉन v। सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 2z अपॉन v। 2z से 2z चला गया, v यहां पर आ जाएगा। सो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? v के बराबर। ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं ना कि अगर एक ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से चल रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, तो एवरेज भी उतना ही रहता है। हम पहले भी नोट्स के अंदर लिख चुके हैं। ये वही सवाल है कि जाते वक्त भी स्पीड v, आते वक्त भी स्पीड v, जब स्पीड चेंज ही नहीं हो रही तो एवरेज स्पीड कितनी होनी थी? v के ही बराबर होनी थी। और रही बात एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सेम पॉइंट से सेम पॉइंट पर वापस आ चुका है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। तो 0 अपॉन कोई भी टाइम लिखोगे, टोटल एवरेज कितना हो जाएगा? वेलोसिटी 0 हो जाएगा। सो द आंसर इज एवरेज स्पीड v और एवरेज वेलोसिटी 0। फिर अगला सवाल देखते हैं। एक बस 3 हिस्सों में अपने रास्ते को कवर कर रही है। पढ़ो सवाल, पढ़ो। स्टेटमेंट क्या कहता है? फर्स्ट 1/3। देखो, टोटल डिस्टेंस आप पहले बना लो, इस तरीके से टोटल डिस्टेंस है, इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो, तो ये पहला 1/3 रास्ता है। फर्स्ट 1/3 का मतलब है 3 बराबर के हिस्से में से पहला वाला 1/3 हिस्सा। डायग्राम के अंदर देखो, ये 1/3 है, ये 1/3 है और ये 1/3 डिस्टेंस है। 3 हिस्सों में डिवाइड किया तो एक एक हिस्से कितने हो जाएंगे? 1/3। ये पहला 1/3 है, ये दूसरा 1/3 है, ये तीसरा 1/3 है। पहला 1/3 हिस्सा ये चला है कितने की स्पीड से? 10, फिर 20, फिर 60। तो 10, 20 और 60। आपको पूरे रास्ते के लिए एवरेज स्पीड बताना है। तो एक काम करते हैं, पूरे डिस्टेंस को अगर मैं x मान लेता हूं तो ये वाला डिस्टेंस 1/3x हो जाएगा, ये वाला भी 1/3x हो जाएगा और ये वाला भी 1/3x हो जाएगा। एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा।
टोटल डिस्टेंस कितना है, आपने कुछ माना हुआ है, x माना है, तो यहां पर क्या लिख देते हैं x। और टोटल टाइम के लिए क्या करेंगे, एक एक हिस्से का टाइम निकालो, ऐड कर दो, टोटल टाइम आ जाएगा। इस हिस्से का टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये रहा डिस्टेंस, ये रही स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे तो इस हिस्से का टाइम आ जाएगा, है ना। सीधा लिखें यहां पर इस हिस्से का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आ गया इसका टाइम। वैसे ही प्लस ये हो जाएगा डिस्टेंस और इसकी स्पीड 20, वैसे ही x/3 इसका डिस्टेंस हो गया और इसकी स्पीड हो गई 60। सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली x कैंसल आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले इनको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा, x/30 प्लस x/60 प्लस x/180। डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 180 आ जाएगा, 6 प्लस 2 प्लस 1 x आ जाएगा, तो 180 ऊपर चला जाएगा x और 6 7 8 9 x, ये चला गया 20। एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 के बराबर। ठीक है, ओके स्मॉल मिस्टेक यहां पर, 6 3 18, ठीक है, तो 6 7 8 9 10 10 आ जाएगा, आंसर विल बी 29 18 आएगा। ठीक है, नोट करो, इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल के अंदर एक ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है किस तरीके से, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस v1 स्पीड से चलता है, फिर कंटिन्यू चलेगा सेकंड हाफ डिस्टेंस इन इक्वल टाइम विद v2 एंड v3। तो आपको एवरेज स्पीड बतानी है। ये स्टेटमेंट जो है आप पढ़ो, ट्राई करो डायग्राम बनाने का, नहीं आता तो फिर मेरे डायग्राम को देखना। तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट बराबर दूरी पे एक डिस्टेंस को दो बराबर हिस्से में कवर करता है, बराबर डिस्टेंस से कवर करता है। इस डिस्टेंस को अगर मैं x कह देता हूं तो ये वाला डिस्टेंस भी x हो जाएगा। पहला हाफ डिस्टेंस वो कितनी स्पीड से चल रहा है, v1 स्पीड से, तो ये वाली स्पीड हो जाएगी v1। और जो दूसरा हाफ डिस्टेंस है, ये जो दूसरा हाफ डिस्टेंस है, इसे फिर से दो हिस्सों में कवर कर रहा है, और वो दो हिस्से कैसे हैं, बराबर टाइम पीरियड, यानी ये v2 स्पीड से चलेगा और ये v3 स्पीड से चलेगा। इन दोनों का टाइम बराबर है, इन दोनों में क्या चीज बराबर है, समय बराबर है। तो आपको यहां से यहां तक के लिए एवरेज स्पीड बतानी है। अब देखो इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, जैसे मैथ्स में हम क्या करते हैं, 2 + 3 ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 5 ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 3, क्या करते हैं, अंदर वाले ब्रैकेट को ओपन करते करते फिर धीरे धीरे बाहर जाते हैं। वैसे ही आपको सबसे पहले क्या करना है, ये वाला हिस्सा सॉल्व करना है, बाद में इस हिस्से के साथ उसको मर्ज करेंगे। तो आप इसको पहले भूल जाओ, इधर ध्यान दो। देखो दो बराबर टाइम पीरियड में v2 और v3 स्पीड से अगर कोई चलता है तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, मैंने आपको रिजल्ट याद रखने के लिए बोला था, बराबर टाइम पीरियड में एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड कितनी हो जाती है, v1 + v2 अपॉन 2, है ना, दोनों स्पीड्स का एडिशन अपॉन 2। यहां पर स्पीड्स कितनी है, यहां पर स्पीड है v2 और v3, तो इन दोनों का एडिशन अपॉन 2, ये स्पीड हो जाएगी एवरेज स्पीड यहां से यहां तक के लिए। अब यहां की स्पीड v1 है और अब दो बराबर डिस्टेंस है, अब दो बराबर डिस्टेंस हैं और बराबर डिस्टेंस के लिए भी हमने रिजल्ट याद किया हुआ है, 2v1 v2 अपॉन v1 + v2। तो यहां पर एक स्पीड हो जाएगी ये और दूसरी स्पीड हो जाएगी ये, इन दोनों के साथ वही रिलेशन अप्लाई कर दो जो आपने लर्न किया था, बराबर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। तो 2 फर्स्ट वाली वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय सेकंड वाली वेलोसिटी अपॉन फर्स्ट वाली वेलोसिटी प्लस सेकंड वाली वेलोसिटी, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। इस वाले सवाल को आप कभी भी लॉन्ग मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, यही तरीका आपको याद रखना है। एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक एक
स्टेप को सॉल्व करके फिर पूरे को एक साथ सॉल्व करें, इसमें आपका 5 से 10 मिनट चला जाएगा, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। तो एटलीस्ट ये बेसिक रिजल्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2v1 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, v1 v2 अपॉन v1 v3 अपॉन 2v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 2 ऊपर चला जाएगा। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके, नोट करो यहां तक, फिर और आगे बढ़ते हैं। मैं ट्राई कर रहा हूं सारे पैटर्न्स के सवाल आपको करा दूं, ताकि आप किसी भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल सॉल्व करते हैं या कोई भी बढ़िया सी बुक सॉल्व करते हैं तो आपको एक भी पैटर्न से दिक्कत फेस ना करना पड़े। तो मैंने सारे पैटर्न्स के सवाल यहां पर कंसीडर किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम एक छोटा सा टॉपिक पहले कंसीडर करते हैं, चेंज इन स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो दोनों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है, तो इस डिफरेंस को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, मान लेते हैं 5। तो अगर वो ए लोकेशन पर है तो उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है और वो कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है। जैसे ही वो बी वाली लोकेशन पे पहुंचेगा तब भी इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। तो अगर मुझसे ये पूछा जाता है आपको ए से बी तक वाले रास्ते में चेंज इन स्पीड बताना है, क्या बताना है, चेंज इन स्पीड। तो चेंज इन स्पीड को हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। चेंज इन स्पीड का मतलब हो जाएगा फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। बताओ बी पॉइंट फाइनल लोकेशन है, तो बी पर स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। इसमें कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है, ये सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है। और इनिशियल ए पर कितनी स्पीड है, अगेन 5 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन स्पीड कितना हो जाएगा बच्चों, 0, ठीक है। पर अगर यहीं मैं आपसे पूछता हूं चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यहां पर बी पॉइंट फाइनल लोकेशन है, तो बी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, बी पॉइंट पर है -5 आई कैप। कितनी है, -5 आई कैप, और ये फॉर्मूले का माइनस। और इनिशियल पर वेलोसिटी कितनी है, 5 जे कैप। बताओ ये चीज समझ में आ रहा है। आप डायरेक्टली वेलोसिटी के चेंज में 5 - 5 नहीं कर सकते क्योंकि इसमें डायरेक्शन इंक्लूड होता है। अब अगर आपसे कोई पूछता है इस चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ, तो हमने वेक्टर्स के अंदर सीखा है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, दोनों आई कैप और जे कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एडिशन एंड देन रूट। तो कितना आ जाएगा, √50। सो बच्चों चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी सेम नहीं होता है। आई होप ये डिफरेंस क्लियर है, ठीक है। तो इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक और देख ही लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड चेंज इन वेलोसिटी ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है अगेन जो कि एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका रेडियस हम r के बराबर मानते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है जो a लोकेशन से स्टार्ट करता है और चलता 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 किसी पर्टिकुलर b लोकेशन पर पहुंच जाता है। दोनों रैंडम लोकेशन ऑन द सर्कुलर ट्रैक हम मान लेते हैं। हाँ, यहां सेंटर पर जो एंगल डिस्प्लेस हुआ है वो एंगल कितना मान लेते हैं, थीटा। क्या बोला जाता है इसे, इसने एंगल डिस्प्लेस किया है, एंगल सबटेंड किया है सेंटर पे कितना, थीटा के बराबर। तो पहला सवाल यह है कि बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल से फाइनल को डायरेक्टली ज्वाइन करोगे तो ए से बी तक को डायरेक्टली ज्वाइन करोगे तो यही डिस्प्लेसमेंट होगा, और डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, इनिशियल से फाइनल, यानी ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो हमें फिलहाल सिर्फ मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट से। तो मैं ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकता हूं, मुझे रेडियस r गिवन है और एंगल थीटा गिवन है। तो बड़ा आसान सा है, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डायग्राम को मैं जूम कर देता हूं, है ना। अगर ये एंगल थीटा है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट था, सबसे पहले एक काम करूंगा, इस
एंगल का बाइसेक्टर बना देता हूं। क्या बनाता हूं? एंगल बाइसेक्टर। तो ये θ/2 हो जाएगा, ये वाला भी θ/2 हो जाएगा, ये रेडियस बराबर है और ये साइड कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये दोनों एंगल्स बराबर हो जाएंगे, तो 90-90 हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर ये वाली साइड r है, ये वाला एंगल θ/2 है, तो ये वाली साइड हो जाएगी कॉस वाली और सामने वाली कितनी हो जाएगी? साइन वाली। तो r साइन θ/2। तो बच्चों ये वाला भी r साइन θ/2 के ही बराबर हो जाएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक कितना हो गया? सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r साइन θ/2। बताओ ये चीज क्लियर है क्या? ठीक है, बड़ी सिंपल सी चीज है ना? ठीक है, आप पॉज करके नोट करो। इसी के साथ एक सेकंड पॉइंट भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर इसी सर्कुलर ट्रैक पर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, यही वाला केस जो हमने यहां पर लिया है, और स्पीड को मैं मानूंगा v, ताकि हम जनरल टर्म को निकाल सकें। ठीक है, और मैं निकालना चाहूंगा चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा अगर ऑब्जेक्ट थीटा एंगल तक आगे चल जाता है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो यहां पर हम एक सर्कुलर ट्रैक पहले बना लेते हैं जिसका रेडियस सेम r के बराबर होगा। तो ऑब्जेक्ट इस a लोकेशन से मूव करता करता किसी न किसी रैंडम पॉइंट b पर पहुंच जाएगा और रेडियस किसके बराबर है? r के बराबर है। ठीक है, इसकी स्पीड हमने कितनी मानी है? लेट्स से इसकी स्पीड है v के बराबर। तो लेट्स से इसकी स्पीड कितनी है? v के बराबर। तो a पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन टेंजेंशियली इस तरीके से होगी और b पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन टेंजेंशियली कुछ इस तरीके से होगी। अभी हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, तो उसके लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी की जरूरत है और फाइनल वेलोसिटी की, ताकि फाइनल माइनस इनिशियल कर सकें। तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या है? देखो, v j कैप लिख सकता हूं। मैंने इनिशियल पॉइंट यहां पर इसलिए माना है ताकि एटलीस्ट एक इनिशियल या फाइनल में से कुछ तो हमको इजी से मिल जाए। अगर हम यहां पर ना मान करके कहीं और मानेंगे तो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, ओके। अगर हम फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं? देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो यहां से अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो तो ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा और ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा और फिर से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। ठीक है ना? देखो रिपीट कर रहा हूं, थीटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों बराबर थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये फिर से थीटा। ठीक है, तो अगर उस v वाले फाइनल वेलोसिटी को अगर मैं ब्रेक करना चाहूंगा तो कैसे ब्रेक करेंगे? ऊपर की साइड तो हो जाएगा v cos थीटा और इधर की साइड हो जाएगा v sin थीटा। जिधर की साइड एंगल थीटा होता है वहां पर cos कंपोनेंट और अपोजिट साइड पर sin कंपोनेंट। अभी इसे क्या लिख सकते हैं? माइनस v sin थीटा आई कैप और प्लस v cos थीटा j कैप। फाइनली आपको क्या निकालना है? चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल को लिख देते हैं माइनस v sin थीटा आई कैप और इनिशियल j कैप में है, तो ठीक है, इसको एज इट इज लिखते हैं माइनस फॉर्मूले का, सॉरी अभी फाइनल को मैंने पूरा लिखा नहीं है, तो प्लस v cos थीटा j कैप। बेटा ये तो पूरा का पूरा क्या हो गया? ये पूरा फाइनल वेलोसिटी को एज इट इज लिख दिया, फॉर्मूले का माइनस और इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v j कैप। ठीक है, अगली स्टेप में हम j कैप को एक साथ लिख लेते हैं, तो माइनस v sin थीटा आई कैप प्लस v cos थीटा माइनस v j कैप। ठीक है, इन दोनों j कैप को मैंने एक साथ लिख दिया, मैग्नीट्यूड एक साथ लिख दिया। अब क्या करना है? मेरा टारगेट था चेंज इन वेलोसिटी का, मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? आई कैप और j कैप दोनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एडिशन एंड देन रूट। तो स्क्वायर करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब इसका स्क्वायर करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इस पूरे का स्क्वायर करना है। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो गया
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और इस पूरे का फिर से क्या करना पड़ेगा, रूट। इसको सॉल्व करते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अब इन दोनों में अगर मैं v स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1। तो दिस इज v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहां पर अगर मैं 2v स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो 1 माइनस कॉस थीटा का रूट, और 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 2v स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। फाइनली अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 and 2 मिलकर के एक 2 बाहर चला जाएगा, v स्क्वायर का रूट v साइन स्क्वायर का रूट साइन थीटा बाई 2, फाइनल आंसर। सो अगर आप चाहें तो ये रिजल्ट को याद रख सकते हैं, ये दोनों रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट भी कि डिस्प्लेसमेंट कितना होता है एक सर्कुलर ट्रैक पे चलने पर, और चेंज इन वेलोसिटी कितना होता है, ये दोनों रिजल्ट हम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक नोट करो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे सवाल करेंगे अब हम। तो अभी तक हमने जितने भी सवाल किए थे वो सारे के सारे कांस्टेंट वेलोसिटी के ऊपर थे। अभी वेरिएबल वेलोसिटी के ऊपर सवाल देखते हैं। तो वेरिएबल वेलोसिटी में बेसिकली आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना होता है, dx अपॉन dt, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करते हैं अभी हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन 2023 का। डिस्टेंस आपको s इज इक्वल टू 2.5 t स्क्वायर दे रखा है, आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड बताना है t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे। कुछ सवाल पहले मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद एक दो सवाल के बाद आप चाहो तो खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अभी हमको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 2.5 इंटू टी स्क्वायर। आपको स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम होता है मैग्नीट्यूड वाइज, तो दोनों के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी, और x यहां पर कितना दे रखा है, s दे रखा है, ठीक है। x बेसिकली हम डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करते हैं, यहां पर s दे रखा है, क्या फर्क पड़ता है। तो ds अपॉन डी टी या dx अपॉन डी टी एक ही बात है बच्चों, है ना, कंफ्यूज मत होना ये चीज के लिए। क्वेश्चन में s दे रखा है तो s, x दे रखा है तो x, p दे रखा है तो p, q दे रखा है तो q, है ना। तो वेलोसिटी कुछ इस प्रकार से निकालते हैं। 2.5 एक कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के, और टी स्क्वायर अंदर रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2t आ जाएगा, और 2.5 मल्टीप्लाई में तो कितना आ गया, 5t। वेलोसिटी हमारे पास आ चुका है 5t। तो अगर हमें t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे वेलोसिटी चाहिए तो डिफरेंशिएट करने के बाद वेलोसिटी आ चुका है ना। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास मिल चुका है। यहां पर आप टाइम की वैल्यू 5 प्लेस कर सकते हो, तो 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड, दिस इज आंसर। आप इनिशियली टाइम प्लेस करके डिस्प्लेसमेंट निकाल के ऐसा कुछ मत करना, आपको वेलोसिटी कैसे निकालना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करके। जब भी आपको ऐसे फंक्शन दे रखा है टाइम का फंक्शन, ठीक है, तो आपको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालना है, और फाइनली टाइम की वैल्यू आप प्लेस कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा पहला सवाल, आप पॉज करके नोट करो, ठीक है, ठीक है, लिखा। ओके, चलो तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हर एक सवाल में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी आपको मिलेगी और कुछ ना कुछ डिफरेंस भी आपको मिलेगा। अगला सवाल आपको इस बार पोजीशन x इज इक्वल टू समथिंग 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, कुछ इस प्रकार से दे रखा है। आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड बताना है। ये तो सेम पैटर्न का सवाल हो गया। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम dx अपॉन dt करेंगे, ठीक है, यानी कि d अपॉन dt x की वैल्यू आप पूरी की पूरी प्लेस कर दो, और डिफरेंशिएट कैसे करोगे, 5 इंटू 2 10t माइनस 4, और 3 का कितना हो जाएगा, 0। अब यहां पर आपको 2 सेकेंड टाइम इज इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी बताना है, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 4। जहां जहां t है वहां वहां 2 प्लेस कर देंगे, 20 माइनस 4 16 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तरीका समझ में आ रहा है बच्चों, देखो दोनों में सेम पैटर्न से हमने सॉल्व किया है।
अभी तीसरा सवाल क्या कहता है, यहां तक लिख लो, ठीक है, पॉज पॉज कर लो, आराम से देखो समझो, है ना, किसी स्टेप में डाउट है रिवाइंड करो फिर देखो, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। हालांकि इजी सवाल है बट फिर भी स्टिल अगर कहीं लगता है डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछो या फिर आप रिवाइंड करके देखो, जैसा आपको बेटर लगता है। अगले सवाल पे मूव करते हैं। देखो आपको v कितना दे रखा है, v0 प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या निकालना है, डेटा दे रखा है x इजिकल टू 0 पर t इजिकल टू 0 है, या फिर टाइम 0 पर x इजिकल टू 0 है, एनीवे देन डिस्प्लेसमेंट एट t इजिकल टू 1, ठीक है, t इजिकल टू 1 पर डिस्प्लेसमेंट बताना है। पहली चीज आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। यहां पर एक रिवर्स तरीका हमें यूज करना होता है। सुनो, आपको वेलोसिटी पहले से दे रखा है, वेलोसिटी को आप dx अपॉन dt लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये तो सीखा है हमने। दैट इज इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, यही है। अब एक काम करते हैं, इस dt को यहां से हटा करके इधर मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ एक d के साथ का फंक्शन है, dt और dx, दोनों तरफ एक एक dt और dx का फंक्शन है। आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकते हो। इंटीग्रेट करने के लिए मशीन पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ dx और इधर की साइड dt है, यानी कि मशीन कंप्लीट हो जाएगी, आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है। अब dx का मतलब क्या होता है, 1 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर v नॉट का इंटीग्रेशन हो जाएगा v नॉट टी, जी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा जी टी स्क्वायर बाय 2 प्लस एफ टी स्क्वायर का हो जाएगा एफ टी क्यूब बाय 3। इसके बाद ये जो इंटीग्रेशन हमने किया है, यहां पर आपको रेंज डालनी रहती है। अब रेंज कैसे डालते हैं सीखना, ध्यान से देखो, इधर यहां पर हमने एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इंटीग्रेट किया है, तो यहां पर टाइम इज इक्वल टू 0, यहां पर पोजीशन आ रही है, तो पोजीशन टाइम 0 पर कितना था, 0 के बराबर था। सवाल में दे रखा है टाइम 0 पर पोजीशन 0 है, तो इस टाइम पर जो पोजीशन होगी वो इसके साथ साथ ही लिखना होता है। वैसे ही यहां पर टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड पे पोजीशन कितना हो जाएगा, x, यही हमें फाइंड आउट करना है ना। रेंज डालना समझ में आ रहा है, जिस टाइम पर जो पोजीशन है वो आमने सामने रहेंगे, जिस टाइम पर जो पोजीशन होगा वो भी आमने सामने रहेंगे, इन चारों में से एक वेरिएबल है, निकाल लेंगे। देखते हैं, सॉल्व करते हैं ना। तो यहां इसको x1 मान लो, ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, रेंज कहां से कहां तक, 0 से x1, और यहां पूरे में रेंज कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 से लगा करके 1, इंटीग्रेशन हमें आते ही है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, x1 माइनस 0, वही x1 ही हो जाएगा। दैट इज बेसिकली इक्वल टू, पहले जहां जहां t लिखा हुआ है वहां वहां 1 लिखो, तो v नॉट प्लस जी बाय 2 प्लस एफ बाय 3, माइनस जहां जहां t है वहां लोअर लिमिट डालेंगे 0, तो अल्टीमेटली जब 0 डालोगे तो 0 ही बच जाएगा, तीनों टर्म्स में t है। तो x1 जो कि डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन 0 था, तो जिस भी पोजीशन पे जाएगा वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, v नॉट प्लस जी बाय 2 प्लस एफ बाय 3, आंसर। तरीका समझ में आया। देखो, पोजीशन से वेलोसिटी तक जाने के लिए डिफरेंशिएट करना है, वेलोसिटी से पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट तक जाने के लिए आपको इंटीग्रेट करना होता है। तो आपने जब पोजीशन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो यहां पर x1 का इंटीग्रेशन x पोजीशन आ गया, यहां पर आप इनिशियल 0 और फाइनल पोजीशन 0 और x1 प्लेस करोगे, तो चेंज इन पोजीशन बच्चों क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है, इसलिए क्या चीज आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। ओके, हाँ, अब बचे 2 सवाल आप ट्राई कर सकते हो, है ना। तो यहां तक नोट करो और अगले सवालों को पहले पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करो। तो देखो, v इज इक्वल टू b रूट x, ठीक है। ओके, x का फंक्शन है, बढ़िया, ये भी एक बढ़िया सवाल है ना।
तो इफ t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 0 है तो आपको स्पीड बतानी है टाइम इज इक्वल टू टॉ पर स्पीड कितनी हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया। तो पॉज करके पहले ट्राई करो, जितने फंक्शंस या फॉर्मूलेज आपको पता है वही फॉर्मूलेज हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फिर मैं स्टार्ट करता हूं। देखो सबसे पहली स्टेप, v को क्या लिखा जा सकता है, dx अपॉन dt लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू b x की पावर हाफ। ठीक है, x वाले टर्म एक तरफ लेकर के आ जाओ तो 1 अपॉन एक्स की पावर हाफ dx है ना, इस वाले टर्म को मैं नीचे लेकर के आ गया और dt को इधर लेकर के आ जाता हूं ताकि दोनों तरफ एक dx dt जैसा टर्म रहे तो मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा, मशीन कंप्लीट हो जाएगी, है ना। इस x को ऊपर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस हाफ dx, इंटीग्रेट कर देते हैं, इधर क्या है b dt का इंटीग्रेशन। तो देखो राइट साइड क्या हो जाएगा, b कांस्टेंट है तो b बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t। ठीक है, और यहां पर x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा, x की पावर हाफ अपॉन हाफ, तो 2 रूट एक्स इज इक्वल टू बी टी। बताओ यहां तक क्लियर है क्या। ऑलरेडी हमें डेटा दे रखा है 0 टाइम पर, अगर आप यहां पर रेंज डालते हो 0 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन 0 है और t टाइम पर कितना हो जाएगा, x मान लेते हैं। तो अगर आप यहां पर रेंज प्लेस भी करते हो तो यही बचेगा, माइनस जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। आप करके देख लो, इस 2 रूट एक्स में पहले x डालोगे तो यही फंक्शन आ जाएगा, माइनस करके 0 लिखने का कोई सेंस नहीं है। सिमिलरली यहां पर भी b पहले t डालेंगे, माइनस b इंटू 0 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अभी आंसर नहीं आया, आपको क्या बताना है, स्पीड बताना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू बी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, और 4 को डिवाइड में डाल दो, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको मिल चुका है। जब x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें मिल जाए तो उसे डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाला जा सकता है। तो इस x को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, b स्क्वायर बाय 4 बाहर और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2t, तो 2 2 = 4, ये आंसर बचेगा। और अगर हमें टाइम इज इक्वल टू टॉ पर वेलोसिटी चाहिए तो t की जगह क्या प्लेस कर देंगे, टॉ, आ गया आंसर, b स्क्वायर टॉ अपॉन 2। ठीक है, आई होप क्लियर है। एक बार मैं स्टेप्स को रिपीट कर देता हूं। यहां पर ना v एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा था तो मैं टाइम प्लेस नहीं कर सकता, यहां पर टाइम का कुछ है ही नहीं, क्वांटिटी है ही नहीं, एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है। तो मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट करके इसको x को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ले करके आया, ताकि फिर से जब डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। तो मैं टाइम इज इक्वल टू टॉ प्लेस कर सकता हूं। टॉ क्या चीज है बच्चों, एक वेरिएबल है, तो इस टाइम में मैंने ये टॉ वेरिएबल प्लेस कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, नोट करो। ठीक है, चलो ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आखिरी सवाल क्या कहता है, हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं x y z और तीनों कोऑर्डिनेट्स एक ऑब्जेक्ट का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चेंज हो रहे हैं। तो x का कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है, a cos ओमेगा टी, y कुछ इस तरीके से, z कुछ a ओमेगा टी। तो आपको स्पीड ऑफ पार्टिकल बताना है। चलो ठीक है, देखते हैं, स्पीड वेरिएबल है, कांस्टेंट है, क्या है, सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा, है ना। x दे रखा है, x से आप क्या निकाल सकते हो, डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी इन x मिल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, x को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी इन x ही तो मिलेगा। तो a cos ओमेगा टी, वेलोसिटी इन x कैसे निकालेंगे, dx अपॉन dt। चेन रूल आपको आता है, क्योंकि cos t का डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं बट cos ओमेगा टी के लिए चेन रूल आना चाहिए। ठीक है, तो a कांस्टेंट है बाहर, cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, क्या बचा, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। वैसे ही y में अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो y को डिफरेंशिएट करूंगा dy बाई डी टी। ठीक है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा।
तो डी बाई डी टी ऑफ वाई कितना है यहां पर, ए साइन ओमेगा टी, ए कांस्टेंट बाहर, साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का फिर से चेन रूल से डिफरेंशिएशन ओमेगा बाहर, ठीक है। और अगर z में वेलोसिटी चाहिए तो उसे डिफरेंशिएट करूंगा, डी बाई डी टी ऑफ z कोऑर्डिनेट ए ओमेगा टी, कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पर तो कोई साइन कॉस नहीं है, तो ए ओमेगा बाहर, टी का डिफरेंशिएशन 1, तो इतना आई कैप, इतना जे कैप, इतना जेड कैप, आई जे के कैप, ठीक है ना। और अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए वेलोसिटी का, जो कि स्पीड होता है, तो क्या लिख देंगे, तीनों के स्क्वायर के एडिशन का रूट, पहले का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और इन तीनों का रूट, यही तरीका होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, है ना। फॉर्मूला बता रहा हूं जो वेक्टर्स में हम यूज करते हैं। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बचेगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एडिशन 1, प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का रूट, तो कितना आ जाएगा, √2 ए ओमेगा। देखो ये टाइम का फंक्शन नहीं है, तो यस यहां पर इन्होंने स्पीड पूछा था, तो स्पीड एक कांस्टेंट नंबर है, इसलिए मैं बता सकता हूं कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ ए ओमेगा। क्लियर है यहां तक? ओके तो ये सारे के सारे ना जेई नीट के मिक्स पीवाईक्यूज थे, है ना। मैंने यहां पर सिर्फ ईयर्स मार्क कर रखा है, स्टार्टिंग में नीट के थे, फाइनली जेई के थे, और सारे सवाल इतने डिफिकल्ट नहीं है मेरे ख्याल से, इजी हैं। आप अपने कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व करो, पीवाईक्यूज और ज़्यादा सॉल्व करो, कोई दिक्कत लगती है तो कमेंट्स में बताओ, हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।